ठीक है भाई, देखो हम लोगों ने ये इंटेक्स क्वेश्चन 10.1 जो है वो कंप्लीट कर लिया था। हम लोग अब बढ़ेंगे नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड के ऊपर। देखो नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड के अंदर बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है कि तुम जानते हो कि अगर मान लो तुम्हें कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड दिया हुआ है, तो तुम एक चीज़ जानते हो कि भाई जो हेलोजन होते हैं वो कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। अगर हेलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उस केस में क्या होगा, ये हेलोजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा अपनी तरफ। ठीक है, अगर हेलोजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है तो उसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव और कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव एंड क्रिएट हो जाएगा, है कि नहीं भाई। हेलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और इंडक्टिव सीरीज़ में हम लोग देख चुके हैं कि उसका जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो कैसा होता है, -I वाला होता है। तो इसका मतलब तुम ये कह सकते हो कि भाई जो कार्बन हेलोजन का बॉन्ड है ना वो कैसा होता है, पोलर होता है। ठीक है ना, पोलर होता है, मतलब उसमें एक डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो रखा है। ठीक है ना, अब ये जो डाइपोल मोमेंट है उसको हम इस एरो से डिनोट करते हैं, ऐसा एरो बनाते हैं जिसमें जो ये वाला एंड है वो नेगेटिव चार्ज की तरफ पॉइंट आउट करता है और ये वाला जो एंड होता है ये पॉजिटिव एंड की तरफ होता है उस डाइपोल के। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो है वो पोलर है। अब तुम ऐसा भी लिख सकते हो कि ये पोलर है तो इसका जो डाइपोल मोमेंट है ना वो नॉन जीरो आएगा। ये चीज़ तुमने इनऑर्गेनिक में पढ़ी होगी कि जो चीज़ पोलर होती है उसका कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होता है। ठीक है ना, अब डाइपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो म्यू बराबर Q/D होता है। इसका मैं यूज़ लूँगा अभी आगे। ठीक है ना, इसको ध्यान रखना है, इसका हम लोग यूज़ लेंगे। तो यहाँ पर बस इसके बारे में इतनी चीज़ें बता रखी हैं भाई कि जो कार्बन और हेलोजन का जो बॉन्ड होता है वो पोलर होता है और उसमें हेलोजन पर नेगेटिव और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट है यहाँ पे हमारे पास में टेबल 10.2 जो कि नेक्स्ट पेज पे दी हुई है। आओ देखते हैं। देखो भाई, ये आ गई अपनी टेबल 10.2। टेबल 10.2 को हम लोग अगर देखें तो हम लोग ना कुछ एक पॉइंट पे बात कर सकते हैं। जो पहला पॉइंट होता है वो होता है बॉन्ड लेंथ का। ठीक है, देखो अगर मान लो मैं मिथाइल ग्रुप फिक्स कर दिया, मैंने एल्काइल ग्रुप फिक्स कर दिया और मैं हेलोजन एटम को चेंज करता जाऊँ, कैसे, फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ, तो तुम जानते हो कि यार बॉन्ड लेंथ नीचे की तरफ इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो रहा है, हेलोजन का साइज़ बढ़ रहा है, आयोडीन जो है उसका साइज़ सबसे बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू फ्लोरीन। ठीक है, तो अगर आयोडीन का साइज़ सबसे बड़ा है तो डेफिनेटली उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी, है ना। बड़े एटम्स हैं और बॉन्ड उतना स्ट्रांग नहीं होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यही एविडेंट है, यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें। तो तुम अगर बॉन्ड लेंथ देखो तो मैं इसको अगर L1 बोल दूँ, इस बॉन्ड लेंथ को L1 बोल दूँ, इसको L2, इसको L3 और इसको L4, तो ये मुझे एविडेंट है यहाँ से कि L4 की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, फिर L3, फिर L2, फिर लास्ट में कौन, L1। ठीक है, ये बॉन्ड लेंथ मेरे को समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। जैसा हम सोच रहे हैं एकदम वैसा वैसा ऑब्जर्व्ड रिजल्ट मिला हमने। तो बॉन्ड लेंथ के बारे में हम बात कर चुके। उसके बाद आ जाओ बॉन्ड एंथैल्पी के ऊपर। देखो अगर तुम कह रहे हो कि ऊपर से नीचे जाने पर बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, बढ़ रही है, बॉन्ड लेंथ बढ़ती है तो बॉन्ड कैसा होता है, वीक होता है। तो उस बॉन्ड, अगर कोई बॉन्ड वीक है तो बताओ उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी, कम एनर्जी लगेगी, ऑफकोर्स कम एनर्जी लगेगी। तो वही चीज़ एविडेंट है इस डेटा से। भाई देखो ना, ऊपर से नीचे जा रहे हो तो 452 से 351 से 293 से 234, इसका मतलब वैल्यू क्या होती जा रही है, कॉन्स्टेंटली कम होती जा रही है। तो मतलब बॉन्ड क्या बनता जा रहा है, वीक बनता जा रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है, बट तुम ऑब्जर्व करो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू को। ठीक है ना, तो तुम क्या डिनोट करोगे, क्या देख पाओगे कि भाई पहले चलो एक बार एक काम करते हैं, डाइपोल मोमेंट के बारे में बात कर लेते हैं अलग से। ठीक है ना, हम बात कर रहे हैं डाइपोल मोमेंट के बारे में। देखो डाइपोल मोमेंट में अभी अभी मैंने बताया कि उसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं और इसका जो फॉर्मूला होता है वो Q/D होता है। ठीक है ना, चार्ज इंटू डिस्टेंस। तो अगर तुम कार्बन फ्लोरीन के म्यू को देखो और कार्बन क्लोरीन के म्यू को देखो, तो अगर मैं तुमसे नॉर्मली पूछूं कि भैया कार्बन फ्लोरीन है और कार्बन क्लोरीन है मेरे पास में, सपोज दैट, और मैं तुमसे पूछूं कि बताओ डाइपोल मोमेंट क्या इसमें एग्जिस्ट करेगा, तो तुम बोलोगे हाँ करेगा, ऑफकोर्स। इसमें कार्बन से फ्लोरीन करेगा, इसमें कार्बन से क्लोरीन करेगा। ठीक है, अब मैं तुमसे ये क्वेश्चन पूछूं कि भाई बताओ डाइपोल मोमेंट किसका ज़्यादा आने वाला है, तो कई लोग ऐसा सोच सकते हैं कि कार्बन फ्लोरीन का जो डाइपोल मोमेंट है वो ज़्यादा आना चाहिए। ठीक है ना, जो कि ठीक है, अगर तुम नॉर्मल लॉजिक के हिसाब से सीख रहे हो, समझोगे, सीखोगे, तो तुम्हें यही लगेगा कि भाई फ्लोरीन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो चार्ज सेपरेशन है वो ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होने वाला है। बट अभी तुम फॉर्मूले को देखो अगर, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि जो डाइपोल मोमेंट है वो केवल और केवल चार्ज पे डिपेंडेंट नहीं होता, वो डिस्टेंस पे डिपेंडेंट भी होता है। तो जब तुम असल में इसका एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन किया गया, जब एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया इसके डाइपोल मोमेंट को, तो ये जो ऑर्डर था वो ऑब्जर्व्ड था, सॉरी ये था एक्सपेक्टेड, ये एक्सपेक्टेड था। ठीक है ना, ये एक्सपेक्टेड था, बट ऐसा आया नहीं। आया कैसा कि जो कार्बन क्लोरीन का था उसका ज़्यादा आया डाइपोल मोमेंट एज़ कम्पेयर टू कार्बन फ्लोरीन। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखो तुम जब कार्बन फ्लोरीन से कार्बन क्लोरीन की तरफ जाओगे तो तुम्हारा जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब तुम्हारा डी बढ़ जाएगा। ठीक है,
तो जो डी में इंक्रीज आ रहा है ना, वो क्या कर रहा है, डाइपोल मोमेंट की नेट वैल्यू को क्या कर दे रहा है, बढ़ा दे रहा है, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि भाई अगर तुम यहाँ पे ऑब्जर्व करो तो जो कार्बन क्लोरीन का डाइपोल मोमेंट है वो ज़्यादा आ रहा है एज़ कम्पेयर टू कार्बन फ्लोरीन का डाइपोल मोमेंट। अब हम एक दूसरे केस को लेके चलते हैं, हम कंपेयर करते हैं कार्बन क्लोरीन को और कार्बन ब्रोमीन को, ठीक है। तो यहाँ पे लोग ये सोचेंगे, अगर अब ऊपर वाला कंसेप्ट क्योंकि हम समझ चुके हैं, तो कई लोग ये सोच सकते हैं कि भाई अगर कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड लेंथ पे डिपेंडेंट था डाइपोल मोमेंट पिछले केस में, तो यहाँ पे भी बॉन्ड लेंथ पे होगा, तो वो ये बोलेंगे कि कार्बन ब्रोमीन का बॉन्ड लेंथ और भी ज़्यादा लंबा होगा, तो इसका डाइपोल मोमेंट और ज़्यादा आना चाहिए। बट एक्चुअली ऐसा नहीं है, ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये एक्सपेक्टेड होगा, बट ऑब्जर्व्ड ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमारा चार्ज सेपरेशन है वो फैक्टर काम करने लग जाएगा, ठीक है ना। भाई देखो, कार्बन ब्रोमीन में सही बात है कि डिस्टेंस बढ़ रहा है, बट चार्ज कम भी तो हो रहा है, तो दोनों फैक्टरों का ध्यान देना है तुम्हें, ठीक है ना। तो ये तो एक्चुअली क्या है कि ये एक एक्सपेरिमेंटल डेटा है जो तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अपन तो समझ रहे हैं बस इसको कि भाई फ्लोरीन के साथ अगर तुम कंपेयर करोगे तो तुम्हें ये देखना है कि भाई नीचे इसका कार्बन क्लोरीन वाले का बॉन्ड लेंथ जो होता है वो ज़्यादा होता है, मतलब डी जो है वो बढ़ जाता है। बट जब तुम क्लोरीन वाले को ब्रोमीन वाले के साथ कंपेयर करोगे तो सही बात है कि कार्बन क्लोरीन से कार्बन ब्रोमीन पे जाने पर जो बॉन्ड लेंथ है वो बढ़ जाएगी, बट क्यू कम भी तो होगा, तो जो ओवरऑल वैल्यू होगी ना न्यू की, वो क्या हो जाएगी, वो घट जाएगी। तो तुम देख सकते हो 1.860 से 1.830 हो गई, तो इसका मतलब ये वैल्यू कम हो गई। तो अगर हम इसका रिजल्ट निकालें, हम इसका कंक्लूजन निकालें फाइनल, तो हमें ये पता चलेगा कि भैया जो हमारा CCl बॉन्ड है उसका जो न्यू है वो सबसे ज़्यादा होता है, न्यू ऑफ CCl जो है वो सबसे ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू न्यू ऑफ CF, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास में न्यू ऑफ CBr, और लास्ट में आता है डाइपोल मोमेंट ऑफ कार्बन आयोडीन, ठीक है। तो ये ऑर्डर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये जो चीज़ है ये हम देख रहे हैं इधर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। लोग इसको ध्यान नहीं देते क्योंकि ये जो टेबल और ये सब होती है ना, लोग इनको स्किप कर देते हैं और क्वेश्चन यहीं से बनता है, ठीक है ना। चलो, तो ये क्वेश्चन दोनों में बन सकता है, ऑर्गेनिक में बन सकता है, इनऑर्गेनिक में बन सकता है, ठीक है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पे आ जाते हैं। भाई देखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में क्या कहा है उसने, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में वो क्या कह रहा है कि हमें अब ना एल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करना है, हमें देखना है कि कैसे बनेगा वो, ठीक है। तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें ना तुम्हें समझनी पड़ेंगी, पहले मैं वो बता दूँ तो तुम्हें ये कंसेप्ट अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो, जो पहला तरीका है ना वो है कहाँ से, एल्कोहल से बनाने में, फ्रॉम एल्कोहल। देखो एल्कोहल में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, एल्कोहल में जो ROH का बॉन्ड होता है ना, इसमें से ये OH माइनस जल्दी रिलीज़ नहीं होता, मतलब ऐसा जल्दी नहीं होगा कि ये R+ और ये OH माइनस में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा फीजिबल नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये जो OH माइनस होता है ना, ये क्या होता है, एक वीक लीविंग ग्रुप होता है, वीक लीविंग ग्रुप। ये वीक लीविंग ग्रुप क्यों है? ये वीक लीविंग ग्रुप इसलिए है क्योंकि ये स्ट्रांगली बेसिक स्पीशीज़ है। वाई? बिकॉज ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। एक लाइन को ना हमेशा ध्यान रखना, एक लाइन को हमेशा ध्यान रखना कि भैया बेटर लिविंग ग्रुप्स वो होंगे जो वीकली बेसिक होंगे। तो इसको लिख लेना चाहे तो कहीं पे कि वीकली बेसिक स्पीशीज़ आर बेटर लिविंग ग्रुप्स, इसको कहीं ना कहीं लिख लेना, ये काम आता रहेगा हमारे, ठीक है ना। तो ये लाइन हमें पता होनी चाहिए हमेशा के लिए अब, कि जितना वीकली बेसिक होगी ना कोई भी चीज़, वो उतना अच्छा लिविंग ग्रुप की तरह काम करेगी। तो एक तो मान लो मैंने ये एग्जांपल ले लिया, दूसरा एग्जांपल मैं क्या ले लूँ कि मान लो मैंने ROH लिया और मैंने क्या किया, पहले इसको प्रोटोनेट कर दिया, मैंने इसको H+ दे दिया, तो ये क्या करेगा, ये ROH पॉजिटिव चार्ज बनाएगा। अब तुम इसको अगर लीव कराओगे ना तो देखो क्या बना, R+ बना प्लस H2O बना है। बताओ कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, OH माइनस या H2O? OH माइनस होगा, सीधी सी बात है, OH माइनस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। क्यों? क्योंकि उस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये जो H2O है, ये H2O क्या है, ये H2O एक वीक बेस है, और अगर ये वीक बेस है तो क्या होगा, बेटर लिविंग ग्रुप, ठीक है। तो ये कहानी अगर तुम्हें समझ में आ गई तो तुम्हें ये पूरी चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। ये बात ध्यान रखना कि OH को तुम अपने आप नहीं हटा सकते, OH को तुम्हें हमेशा क्या करना पड़ेगा, एक अच्छा लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब तुम अगर यहाँ से यहाँ तक जितनी भी रिएक्शन देख रहे हो ना, ये सारी रिएक्शन, इन सब में यही हो रहा है, OH को अच्छा लिविंग ग्रुप बना रहा है। OH खुद अच्छा लिविंग ग्रुप तो है नहीं, तो उसको क्या करना पड़ेगा, तुम्हें एक अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कर रहा है? देखो ये जितनी भी रिएक्शन है ना, उसका एक रफ
मैकेनिज्म मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो हम क्या कर रहे हैं, हम जैसे मान लो पहली रिएक्शन है इस ये वाली, इसके बारे में बात करता हूँ। तो जैसे मान लो तुम्हारे पास में एल्कोहल दिया हुआ है और तुमने उसकी रिएक्शन कराई HX के साथ में ZnCl2 के प्रेजेंस में। तो ये ZnCl2 क्या करता है, ये एल्कोहल के साथ में कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो ये कुछ ऐसा बन जाता है ROH ZnCl2 और यहाँ पर आता है पॉजिटिव चार्ज। तो अब देखो, अब ये चीज़ एक बेटर लिविंग ग्रुप बन चुकी है। ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आ गया ना, तो अब ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया। ये क्या बन गया, गुड लिविंग ग्रुप। ये चीज़ रिलीज़ हो जाएगी, ये रिलीज़ हो जाएगा तो ये क्या बनाएगा, कार्बोकेटाइन बनाएगा। और तुमने HX तो डाल ही रखा है, ठीक है ना। तो ये जो X माइनस है, यहाँ से जो HX से X माइनस है, वो क्या करेगा, वो इसको X माइनस प्रोवाइड करेगा। तो ये क्या बना लेगा, RX बना लेगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना कि तुम्हारा ये जो प्रोडक्ट है वो इसी तरीके से बना, मतलब करना कुछ नहीं है, इस OH को एक बेटर लिविंग ग्रुप बनाना है जो अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं था। तो ये हमारी पहली रिएक्शन हो गई। मैं एक रफ मैकेनिज्म बता रहा हूँ, ठीक है ना, ध्यान रखना। मैं पूरा सारी मैकेनिज्म लिखने बैठ जाऊँगा अगर पूरी तरीके से, तो कंप्लीट ही नहीं होगा कभी भी, ठीक है। तो हम तो समझने की कोशिश कर रहे हैं इस एग्जाम्पल, इस पूरे में जितना भी लिखा हुआ है ना, उस पूरे को हमें एक बार समझना है जस्ट कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई। आ जाओ सेकेंड रिएक्शन के ऊपर। ये है हमारी सेकेंड रिएक्शन। देखो इसमें भी कुछ नहीं कर रखा उसने, ROH ले रखा है। तुम इसमें H2SO4 डालोगे तो बताओ क्या होगा, ये इसको प्रोटोनेट कर सकता है। ये एसिड है ना, ये एसिड है। तो ये क्या बनाएगा, ROH, यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये रिलीज़ हो गया, ये क्या बनाएगा, R+ बनाएगा प्लस H2O बनाएगा। अब ये जो R+ बनाए ना, तुम उसमें कुछ नहीं करो, NaBr डाल दो। क्या क्या यूज़ किया था तुमने, NaBr प्लस H2SO4 दोनों यूज़ किया था ना। तो H2SO4 ने तो क्या किया, एल्कोहल को एक अच्छा लिविंग ग्रुप बनाया, मतलब OH को अच्छा लिविंग ग्रुप बनाया, और Br- ने अटैक कर दिया। तो ये Br- अटैक करेगा तो ये क्या बनेगा, RBr बना लेगा, ठीक है, बन गया RBr, ठीक है। हमें तो मेजर प्रोडक्ट देखना है, हमें ये देखना है कि भाई इस OH को तुम कैसे रिप्लेस करा रहे हो। तो तुम करते क्या हो, इसमें एक्चुअली कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड को ब्रेक करते हो, ठीक है। तो सेकेंड रिएक्शन हो गई। थर्ड रिएक्शन देख लो, थर्ड रिएक्शन में भी यही काम हो रहा है। देखो कैसे हो रहा है। थर्ड जो रिएक्शन है उसमें क्या है, तुम्हारे पास में एल्कोहल है, ठीक है, और तुम्हारे पास में PX3 है, ठीक है, PX3 है। तो ये होता क्या है, ये इस पर अटैक करता है, X निकलता है, तो ये कुछ ऐसा कन्वर्ट हो जाता है, ROH पॉजिटिव चार्ज PXX, ठीक है। अब ये पूरा फिर से एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया। अब तुमने यहाँ से जो X- रिलीज़ कराया ना, वो X- अगर R पे अटैक कर दे, या अगर तुम ऐसे बनाने की बजाय ऐसे बनाओ इसको कि ये जो चीज़ है ना, ये क्या करे कि ये रिलीज़ होगा अगर, तो इसका मतलब ये X- इस R के साथ में अटैक कर सकता है। तो R+ और X- अटैक करके क्या बना लेंगे, वापस RX बना लेंगे, ठीक है। अब होता है क्या है, एंड में जब ये रिएक्शन आगे चलती जाती है ना, तो यही चीज़ बार बार रिपीट होती जाएगी। जैसे मान लो मैंने ये बना दिया, तो अब क्या होगा, मैंने RX बना दिया है। अब मेरे पास क्या होगा, दूसरा एल्कोहल का मॉलिक्यूल होगा। वो एल्कोहल का मॉलिक्यूल अब की बार ना इस पर अटैक करेगा, POH के ऊपर। जो ये स्पीशीज़ रिलीज़ करी ना हमने, इस पर अटैक करेगा। तो ये जैसे अटैक करेगा, X रिलीज़ हो जाएगा फिर से। तो तीनों के तीनों X है ना, वो तीन एल्कोहल से रिएक्शन कर लेंगे। तो ये क्या बनाएगा, ROH POH, यहाँ आ जाएगा X, इस पे ऑक्सीजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। जो X- रिलीज़ हुआ था ना, वो R पे अटैक कर सकता है, इसको बाहर निकाल दो। तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारे पास में, ये तुम्हारे पास में बन जाएगा RX प्लस POH होल ट्वाइस X। सिमिलरली ये जो दूसरा X है वो भी रिप्लेस हो जाएगा दूसरे अल्कोहल से। तो एंड में जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा हमारे पास में, मतलब चलो बना ही देते हैं जब इतनी मेहनत कर ही दी है। तो ये मेरा पहला मॉलिक्यूल था, ये मेरा दूसरा अल्कोहल का मॉलिक्यूल था। सिमिलरली मेरे पास में एक तीसरा अल्कोहल का मॉलिक्यूल भी होगा, तीसरा अल्कोहल का मॉलिक्यूल होगा, वो कुछ ऐसा दिखेगा ROH, और ये मेरे पास दो लोन पेयर, और मैंने उसके साथ अटैक कराया POH OH और X। जैसे ही अटैक करेगा X फिर से निकलेगा, क्या बनेगा, ROH पॉजिटिव चार्ज POH OH। X- तो अभी रिलीज़ हुआ था, सपोज़ ये बाहर निकल जाए तो ये क्या बनाएगा, R+ बनाएगा प्लस, अब देखो क्या बना, POH OH OH। और जो X- रिलीज़ हुआ था ना ये वाला, वो X- इस R+ के साथ में अटैक कर सकता है। तो जैसे ये अटैक करेगा, तो एक काम करते हैं, इसको अलग स्टेप में लिखेंगे। ये बन गया अपने पास में। अब देखो ये जो है ना ये चीज़, इसको तुम कैसे लिख सकते हो, POH होल थ्राइस, या तुम इसको क्या लिख सकते हो, H3PO3, है कि नहीं, ये रहा H3PO3, ठीक है। और क्या होगा, देखो जो X- हमने यहाँ से रिलीज़ किया ना, वो इस R+ के साथ में अटैक कर लेगा।
तो R प्लस की रिएक्शन जैसे ही X माइनस के साथ में होगी तो ये क्या बना लेगा RX, तो ये हमारे पास बन गया RX। देखो क्वेश्चन इसमें देखो, इस रिएक्शन में देखो तुम्हें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दे रखा है 3 और यहाँ पर भी दे रखा है 3, ठीक है। तो क्या मैंने 3 अल्कोहल यूज़ नहीं किए, 3 ही तो किए। देखो पहला, ये दूसरा, और फिर नीचे जाओगे तो कौन सा है, ये तीसरा, नंबरिंग भी कर रखी है, ठीक है ना। तो ये एक रफ मैकेनिज्म है जो मैं लिख करके दे रहा हूँ तुम लोगों को। सिमिलरली यही काम जो है वो अपने नीचे वाली रिएक्शन में भी होता है, PCl5 में भी होता है। ROH, और मतलब अपन लोग अगर फोर्थ रिएक्शन को देख रहे हैं तो फोर्थ रिएक्शन को अगर हम लोग देखें तो वो कैसी होगी, देखो ROH है मेरे पास में और मेरे पास में क्या है, PCl5 होता है, ठीक है ना, PCl5 होता है मेरे पास में। तो PCl5 है तो ये अल्कोहल अटैक करेगा, Cl रिलीज़ करेगा, ठीक है ना। तो ये ROH पॉजिटिव चार्ज, P और कितने, अब एक Cl निकल गया ना तो 4 ही Cl रहेंगे मेरे पास में, ठीक है। होगा क्या, ये वापस रिलीज़ होगा तो ये क्या बनाएगा मेरे पास में, R प्लस बनाएगा प्लस POH और 4 Cl आ जाएंगे, ठीक है। अब जो Cl माइनस यहाँ से रिलीज़ हुआ है, ये वाला Cl माइनस जो रिलीज़ हुआ है वो R प्लस के साथ में अटैक कर सकता है, ठीक है। तो बनाएगा क्या, वो देखो ये बनाएगा R प्लस प्लस Cl माइनस, वो क्या बना लेगा RCl, ठीक है ना, वही बनाए RCl। अब सिमिलरली यार ये रिएक्शन और आगे चलेगी, एक और बार तुम्हारा जो अल्कोहल मॉलिक्यूल होगा, तो जैसे मान लो अगर तुमने एक अल्कोहल मॉलिक्यूल यूज़ किया तो ये वाली रिएक्शन हो गई, फिर दूसरा अल्कोहल मॉलिक्यूल इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये रिएक्शन होगी, ठीक है। तो ये एक रफ मैकेनिज्म है, बाकी मैं बना देता हूँ एक और बार कि कैसे होने वाला है। मान लो तुम्हारे पास में दूसरा अल्कोहल का मॉलिक्यूल था, ठीक है। अब वो किस पर अटैक करेगा, POH और ये 4 Cl एटम, इसने अटैक किया, Cl रिलीज़ हो गया तो ये क्या बनाता है, ROH पॉजिटिव चार्ज, POH और ये तुम्हारे पास 3 क्लोरीन आइटम लग जाएंगे, ठीक है। एक Cl रिलीज़ हो चुका है, अब क्या होगा देखो, ये अच्छा लीविंग ग्रुप था, रिलीज़ हो गया, R प्लस बनाएगा प्लस POH OH और क्लोरीन 3 है तुम्हारे पास में, ठीक है। अब देखो ये जो R प्लस है ना वो इस Cl माइनस साथ में रिएक्शन कर सकता है, तो R प्लस की रिएक्शन तो हो गई Cl माइनस के साथ में, क्या बन गया RCl। और ये जो चीज़ है ना अपनी, ये जो चीज़ है वो क्या करती है, यहाँ से वाटर का लॉस करती है, मतलब ये वाटर का लॉस कर देगी। तो जैसे ही हमने इसमें से वाटर का लॉस कराया तो ये क्या बनता है, POCl3। ये जस्ट एक रफ मैकेनिज्म है, ठीक है ना, जस्ट एक रफ मैकेनिज्म है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। मैं तुम्हें एकदम डिटेल में नहीं लेके जाना चाहता इसके अंदर। अच्छा एक चीज़ और देखो, यहाँ पे एक बहुत बढ़िया चीज़ तुम नोटिस कर पा रहे होगे, जब भी तुम ये फॉस्फोरस कंटेनिंग कंपाउंड के साथ में रिएक्शन करा रहे हो ना अल्कोहल की, तो एंड में ले दे करके फॉस्फोरस और ऑक्सीजन का बॉन्ड बन जा रहा है। ये बात हमेशा ध्यान रखना, जहाँ पर भी तुम्हें अल्कोहल दे रखा है, ठीक है ना, अल्कोहल दे रखा है और तुम्हें फॉस्फोरस कंटेनिंग कंपाउंड दे रखा है, तो हमेशा वहाँ पे फॉस्फोरस और ऑक्सीजन का बॉन्ड बना दिया करो, क्योंकि फॉस्फोरस और ऑक्सीजन का बॉन्ड जो होता है ना वो कई रिएक्शनों का ड्राइविंग फोर्स होता है। अगर तुम एडवांस की तैयारी कर रहे हो ना तो तुमने एक रिएक्शन पढ़ी होगी जिसका नाम होता है विटिक रिएक्शन। नहीं पढ़ी है तो देख सकते हो तुम चाहो तो नेट पे जा करके। जो विटिक रिएक्शन होती है ना उसमें भी फॉस्फोरस ऑक्सीजन का बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, और ये बॉन्ड जो है वो इतना स्ट्रांग होता है ना कि इसकी ड्राइविंग फोर्स इतनी होती है कि ये रिएक्शन को आगे ले जाता है, ठीक है। तो इनके अंदर हमेशा समझ लेना, इसको समझने लायक भी तुम बना सकते हो कि भाई जहाँ पर भी ऑक्सीजन है और फॉस्फोरस है वहाँ पर क्या हो रहा है, फॉस्फोरस ऑक्सीजन का बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी वही काम हो रहा है ना, फॉस्फोरस है तो फॉस्फोरस के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा होगा और ये हेलोजन जो है बना लेगा, क्योंकि तुम एक्स का अटैक करा दोगे वापस से, ठीक है। ये ध्यान रखना यहाँ पे जो हेलोजन है वो ब्रोमीन और आयोडीन ही यूज़ हो सकते हैं। अगली रिएक्शन सिक्स्थ वाली थोड़ी ध्यान की इंपॉर्टेंट रखना, वो इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखना है इसको। देखो सिक्स्थ रिएक्शन को देखते हैं। सिक्स्थ जो रिएक्शन है ना उसमें होता क्या है, तुम्हारे पास में मान लो ये ROH है और तुमने रिएक्शन कराई SOCl2 के साथ में, किस साथ में, SOCl2 के साथ में। तो ये होता क्या है, मान लो इस पर अटैक करे तो ये जो मैंने बनाया ना एरो बनाया वो एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म है। वो अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रही है तो अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं है, जब आगे आएगी तब बताऊंगा मैं, ठीक है ना। तो Cl रिलीज़ हो जाता है, तुम तो इतना समझो बस अभी। तो मान लो ये अगर रिएक्शन होगी तो ये कैसा बनाएगा, ROH, यहाँ पर आएगा पॉजिटिव, यहाँ पर आएगा सल्फ़र डबल बॉन्ड O और यहाँ आ जाएगा Cl, ठीक है। अब होता क्या है कि मान लो तुम Cl माइनस का अटैक करवा दो, Cl माइनस का अटैक करा दो तो ये क्या बना लेगा, कुछ ऐसा बनेगा कि ये RCl बन जाए, ठीक है, प्लस तुम्हारे पास में बन जाता है OHS डबल बॉन्ड O और Cl। तो यहाँ पर क्या होता है, ये बॉन्ड अगर यहाँ जाए
और ये ऊपर जाके नीचे जाके रिलीज़ हो जाए। अगर तुम ऊपर नीचे नहीं भी बनाना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आगे लेके जाओगे, Cl रिलीज़ होगा तो क्या बनेगा बताओ, SO2 बन जाएगी और HCl बन जाएगी। ठीक है, अब ये दोनों जो चीज़ें होती हैं ना, ये कैसी होती हैं, ये दोनों होती हैं गैसियस। ये दोनों कैसी होती हैं, गैसियस होती हैं। अगर ये दोनों गैसियस हैं तो बताओ इससे फ़ायदा क्या है, ये दोनों रिलीज़ हो जाएंगी। तो इस रिएक्शन की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इसमें जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो गैसियस होते हैं। तो ये चीज़ ऊपर लिखी हुई है, देखो, थाइनल क्लोराइड इज़ प्रेफर्ड बिकॉज द अदर प्रोडक्ट्स आर एस्केपेबल गैसेस। कौन से अदर 2 प्रोडक्ट्स, एक तो SO2 और एक HCl। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना कि SO2 और HCl कैसी हैं, गैसियस हैं। तो ये दोनों के गैसेस होने की वजह से ये बहुत अच्छी रिएक्शन है। ठीक है, अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो काम की है वो देखो, वो क्या है। देखो भाई, जब भी एल्कोहल है ना, जब भी एल्कोहल रिएक्ट करता है तो एल्कोहल में तुम एक चीज़ देखते हो कि जैसे तुमने इसको एक अच्छा लीविंग ग्रुप बनाया ना, जैसे मान लो मैंने इसको H+ करा दिया, ऐसे मैंने इसको प्रोटोनेट करा दिया, तो ये क्या होगा, ये कुछ ऐसा बना लेगा, ROH2 पॉजिटिव चार्ज। ये क्या बन गया अब, एक ये बन चुका है एक गुड लीविंग ग्रुप, गुड लीविंग ग्रुप। तो ये क्या करता है, ये रिलीज़ हो जाता है। तो ये जैसे ही रिलीज़ होगा तो ये क्या बनाएगा, R+ H2O। ठीक है, अब देखो ये रिएक्शन है ना, वो उतनी ज़्यादा फीजिबल होगी जितना ज़्यादा स्टेबल तुम्हारा R+ होगा। ठीक है भाई, तुम खुद देख रहे हो ना, तुम्हारे पास रिएक्टेंट है, उससे कुछ प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है ना, एक्चुअली ये तो प्रोडक्ट नहीं है, इंटरमीडिएट है। तो तुमने रिएक्टेंट से ये इंटरमीडिएट बनाया। अब ये इंटरमीडिएट जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, ये क्या है, ये है इंटरमीडिएट। ये इंटरमीडिएट जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, ये रिएक्शन उतनी ज़्यादा फीजिबल होगी, मतलब उतनी ज़्यादा जल्दी आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो अगर मान लो मैं कहीं पे 3 डिग्री अल्कोहल ले लूँ, सपोज़ मैंने एक 3 डिग्री अल्कोहल ले लिया और मैं उसका प्रोटोनेशन करा करके इसका कार्बोकेटाइन बनाऊँ, तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाएगा, है कि नहीं। तो जितने डिग्री का अल्कोहल है ना, वो उतने डिग्री का ही उतने ही डिग्री का कार्बोकेटाइन बनाने वाला है। तुम्हें पता है कि भैया 3 डिग्री कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है, फिर 2 डिग्री कार्बोकेटाइन की होती है, फिर आती है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन की। ठीक है, तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा किससे, 3 डिग्री अल्कोहल से। ठीक है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा किससे, 2 डिग्री अल्कोहल से। ठीक है, और 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा किससे, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा किससे, 1 डिग्री अल्कोहल से। तो जो तुम्हारी ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है ना, वो भी यही आएगी अल्कोहल की। ठीक है, 3 डिग्री, उसके बाद में 2 डिग्री, उसके बाद में 1 डिग्री। क्यों, क्योंकि अल्कोहल्स क्या करते हैं, अल्कोहल्स पहले कार्बोकेटाइन बनाते हैं। वो कार्बोकेटाइन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, अल्कोहल पहले खुद क्या करते हैं, कार्बोकेटाइन बनाते हैं। ये कार्बोकेटाइन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, रिएक्शन उतनी जल्दी होगी, उतनी अच्छी होगी। ठीक है ना, तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, तो इसका मतलब 3 डिग्री अल्कोहल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। क्यों, क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल ही 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाता है। वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है, देखो, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स विद द गिवन हेलो एसिड इज 3 to 1। क्यों, बिकॉज वो कार्बोकेटाइन बनाते हैं। ठीक है, अगर तुमने पढ़ रखा है तो यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन होता है वो SN1 मैकेनिज्म से होगा, पर अभी छोड़ दो उसको। ठीक है ना, उसको अभी हम भूल जाते हैं। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं कि भाई हाइड्रोकार्बन से हमें किस तरीके से हम बना सकते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन से कैसे बनता है वो बताता हूँ, बहुत सिंपल है। ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन्स फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, देखो हाइड्रोकार्बन्स के अंदर क्या करना होता है तुम्हें, तुम करते हो फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन ये तुमने पहले भी पढ़ रखा है जब तुम हाइड्रोकार्बन्स पढ़े होगे। ठीक है ना, हेलोजिनेशन मैंने तो अभी नहीं कराया है, बट स्टिल तुमने पढ़ा होगा फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, उसमें क्या कहते हैं अपना हाइड्रोकार्बन्स के अंदर। देखो, अगर मान लो सपोज दैट मैं तुम्हें ये रिएक्टेंट दे दूँ ब्यूटेन, और उसमें मैं क्लोरीन डाल दूँ और क्या डाल दूँ, यूवी लाइट। अब इसको लिखा कैसे जाता है, देखो ये कुछ ऐसे लिखा जाता है। अगर मान लो मैंने ब्यूटेन ले लिया ना, तो मैं इसके साथ में Cl2 की रिएक्शन करा सकता हूँ HNU के प्रेजेंस में। ठीक है ना भाई, तुम जानते हो कि करस्पॉन्डिंग टू एवरी फ्रीक्वेंसी देयर इज सम एनर्जी, क्योंकि हम लोग इसको लिखते हैं ना E प्रोपोर्शनल टू न्यू। ठीक है ना, या अगर हम इसको लिखते हैं तो E इज इक्वल टू HNU लिखते हैं, और न्यू को क्या लिख सकते हैं, HC/λ। ठीक है, ये तुमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा भी होगा। ठीक है ना, ये तुमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा कि एनर्जी का रिलेशन होता है किसके साथ में, फ्रीक्वेंसी के साथ में, और उसको हम लोग वेवलेंथ के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, HC/λ। H क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो यही मैंने लिखा कि भैया मैंने इसको एनर्जी प्रोवाइड करी, वो एनर्जी किसके फॉर्म में प्रोवाइड करी, HNU के फॉर्म में। अब ये HNU क्या करता है ना, ये होमोलिटिक क्लीवेज करवाता है। ये मैंने तुम्हें बता रखा है जब मैं होमोलिटिक हिटोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज पढ़ा रहा था। तो इसमें ना मान लो रेडिकल बने, एक बार रेडिकल बना ये वाला, और एक बार रेडिकल बना मान लो
चलो एक बार रेडिकल बन लिया है ना, तो एक काम करते हैं इसकी रिएक्शन ही करवा लेते हैं पहले। रेडिकल बना, तुमने Cl रेडिकल के साथ में रिएक्शन करवाई, तो ये क्या बनता है, ये Cl बना देता है। तुम्हें पता है कि भाई रेडिकल जो है वो कैसे भी बन सकते हैं, 3 स्टेप में होता है रेडिकल की रिएक्शन जो होती है वो 3 स्टेप में होती हैं। उसमें 3 स्टेप होते हैं, एक होता है इनिशिएशन, ये तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा एक तरीके से, इनिशिएशन। दूसरा होता है प्रोपोगेशन, और तीसरा जो स्टेप होता है वो कौन सा होता है, टर्मिनेशन होता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, 3 स्टेप में होती है हमेशा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन और टर्मिनेशन। ठीक है ना, पर इसमें प्रॉब्लम होती है। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसमें ना मिक्सचर मिलता है हमेशा कंपाउंड का, मिक्सचर ऑफ आइसोमेरिक मोनो एल्केन एंड पॉली एल्केन्स। इसमें कई बार पॉली हेलोजनेशन भी हो जाता है, पॉली हेलो एल्केन भी बन सकता है इसमें। तो अब दिक्कत कहाँ हो जाती है, दिक्कत आ जाती है उसको सेपरेट करते वक्त। ठीक है, जब तुमने प्योरीफिकेशन एंड आइसोलेशन पढ़ा होगा हाइड्रोकार्बन्स के अंदर, तो वहाँ पर ना हम लोग ये पढ़ते हैं कि भाई जो हमने रिएक्शन लगाई, कोई मान लो रिएक्शन करी हमने, तो रिएक्शन करने के बाद में जो प्रोडक्ट बन रहे हैं ना उनको आइसोलेट भी तो करना होता है। अब अगर मान लो उसका आइसोलेशन अच्छा नहीं है तब तो प्रॉब्लमेटिक है चीज़। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान रखना कि फ्री रेडिकल जो अपनी मैकेनिज्म है उसका यूज़ ज़्यादा नहीं लिया जाता कभी सिंथेसिस के लिए, किसी कंपाउंड को सिंथेसाइज करने के लिए फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का यूज़ कम लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि भाई उसमें जो कंपाउंड्स होते हैं उनका सेपरेशन जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। ठीक है ना, और कंट्रोल भी नहीं होते प्रोडक्ट। भाई तुम देखो ना, मिक्सचर बन रहा है आइसोमेरिक मोनो और पॉली हेलो एल्केन, मान लो तुम्हें कितने हेलोजनेशन कराने हैं, कितने हेलोजन तुम्हें जोड़ने हैं, इसके ऊपर तुम्हारा खुद का कोई कंट्रोल नहीं रहता। ठीक है ना, तो ये प्रॉब्लमेटिक रहती है। चलो आते हैं एग्जाम्पल 10.3 के ऊपर। एग्जाम्पल 10.3 देखो क्या बोल रहा है। एग्जाम्पल 10.3 बोलता है कि भैया आइडेंटिफाई ऑल द पॉसिबल मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एक्सपेक्टेड टू बी फॉर्म्ड ऑन द फ्री रेडिकल मोनोक्लोरिनेशन ऑफ दिस कंपाउंड। अब इस कंपाउंड को पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ बॉन्ड लाइन फार्मूले के अंदर। ठीक है ना, तो ये हो गया CH2 CH3, ये कंपाउंड दिख रहा है मुझे। ठीक है, अगर तुम्हें ये चीज़ नहीं आती है तो बहुत आसान है भाई, तुम ऐसा समझो ये CH3 था, ये CH2 था, यहाँ पर कार्बन है, कार्बन की एक वैलेंसी हाइड्रोजन सेटिस्फाई हो गई, एक किससे सेटिस्फाई होगी, इस आगे वाले कार्बन से। 2 वैलेंसी बच रही हैं, तो वो 2 वैलेंसी किससे सेटिस्फाइड हैं, 2 CH3 से। ठीक है, तो ये कंपाउंड बना हुआ है हमारे पास में। अब इस कंपाउंड का मुझे क्या करना है भैया, हेलोजनेशन करना है। उसने ये बोला कि मुझे मोनो हेलोजनेशन करना है हर एक जगह पे। तो देखो पहले तो तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कि इसमें ना 2 आइडेंटिकल पोजीशन है, ये वाली और ये वाली, तो तुम दोनों में से किसी एक पे ही क्लोरीनेशन करवाओगे। ठीक है ना, क्यों आइडेंटिकल है वो मैं अभी प्रूव कर दूंगा। तो अगर मैं देखूं तो मेरे पास में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, देखो एक सेकेंड, इसको वापस बना लेते हैं। देखो भाई ये अपने पास कुछ ऐसा आ गया। ठीक है, और यहाँ पे हम एक बार क्लोरीनेशन यहाँ करा सकते हैं। ठीक है, एक और पॉसिबिलिटी क्या है, देखो एक बार क्लोरीनेशन को मैं यहाँ करा सकता हूँ। एक और पॉसिबिलिटी क्या है कि मैं क्लोरीनेशन को यहाँ करा दूँ। ठीक है, अब जो दूसरी पॉसिबिलिटी है ना वो क्या है कि अगर मैं इसमें क्लोरीनेशन यहाँ कर दिया तो मैं अब यहाँ पर नहीं कर सकता क्लोरीनेशन। क्यों, करके देखो भाई, जैसे मान लो कि तुमने इसमें कुछ ऐसा काम कर दिया कि क्लोरीनेशन यहाँ कर दिया है, तो अब नंबरिंग करो इसका, देखो 1 2 3 4, फर्स्ट पोजीशन पे क्लोरीन, सेकंड पोजीशन पे मिथाइल। ठीक है ना, इसमें देखो 1 2 3 4, मतलब क्या हुआ, फर्स्ट पोजीशन पे क्लोरीन, सेकंड पोजीशन पे मिथाइल। इसका मतलब ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों आइडेंटिकल हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों जो पोजीशन है ना वो दोनों आइडेंटिकल थी, तो मैं इन पे क्लोरीनेशन 2 अलग बार नहीं करा सकता, तो इसका मतलब मुझे एक को हटाना पड़ेगा। ठीक है, इसको मैंने हटा दिया, तो मेरे पास 4 पॉसिबिलिटीज़ थी, और वो 4 पॉसिबिलिटी कौन सी हैं, वो जो मैंने आगे अभी भी बना रखी हैं। तो इनको तुम एक्सपैंड करोगे ना, अगर ये जो लिखे हुए हैं यहाँ पे, ये जो 4 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, जो 4 आंसर में उसने लिखे हुए हैं वो एक्चुअली यही हैं। ठीक है, तो करना कुछ नहीं होता है, पहले एक बार बना करके और देख लिया करो। ठीक है, और फिर नंबरिंग करके चेक कर लो कि अगर सेम नंबर मिल रहा है 2 कंपाउंड के अंदर सब्स्टिट्यूएंट्स को, तो इसका मतलब वो आइडेंटिकल ही है कंपाउंड। ठीक है, दूसरा हाइड्रोकार्बन से तुम कैसे कर सकते हो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से। अच्छा हाँ, एक पॉइंट रह गया, देखो थोड़ा आगे चलो, ये चलते हैं। देखो एल्कोहल्स में ना एक पॉइंट रह गया, जब हम एल्कोहल से बना रहे थे ना, तो थोड़ा पीछे आ जाना एक बार। देखो यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है कि द अबव मेथड इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड्स बिकॉज कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन फिनॉल्स हैज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर एंड इट इज़ डिफिकल्ट टू ब्रेक बीइंग स्ट्रॉन्गर देन अ सिंगल बॉन्ड। देखो कहना क्या जाता है वो समझो। देखो हम लोग कर रहे क्या थे, अभी इससे पहले जो हमने रिएक्शन करी थी उसमें
हम लोग क्या करते थे कि ये जो एल्कोहल है ना, उसमें इसको बनाते थे एक अच्छा लीविंग ग्रुप, OH को एक अच्छा लीविंग ग्रुप बनाते थे, इस बॉन्ड को तोड़ देते थे, तो ये क्या बनता था, R+ बनता था और H2 रिलीज हो जाता था, ठीक है। बट जब तुम्हारे पास बेंजीन रिंग है और उसके ऊपर OH ग्रुप लगा हुआ है, तो वहाँ पर एक प्रॉब्लम आ जाती है। मान लो तुमने इसका प्रोटोनेशन कर दिया, ठीक है ना, तो तुम ऐसा नहीं कर सकते कि तुमने इसका यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगा करके और H2 बाहर निकाल दिया, ये सरासर गलत है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये बना तुम्हारा एराइल केटायन, ठीक है ना। जो अपनी फर्स्ट लेक्चर थी ना, उसमें मैंने बताया था, मैंने तुम्हें दो बताए थे, एक विनाइल केटायन और एक एराइल केटायन। ये दोनों कैसे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। एलाइल और बेंजाइल दोनों कैसे होते हैं, स्टेबल। मैंने वहाँ पर भी कहा था कि ये चीज़ यूज़ होगी, देखो यूज़ हो गई। तो एराइल केटायन क्या होता है, अनस्टेबल होता है, तो ये बनता नहीं है। एक और रीज़न तुम दे सकते हो, वो रीज़न क्या होता है कि देखो, जो फिनॉल है ना, जब बेंजीन रिंग पे OH लगा हुआ है तो उसको कहते हैं, फिनॉल कहते हैं। फिनॉल में ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं, तो ये लोन पेयर क्या कर सकते हैं, ये कॉन्जुगेशन में है। तो अगर तुम इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, ऑल्दो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और बनेंगे, बट हमारा काम इतने में ही हो जाएगा। हमें समझ में आ जाएगा कि देखो, अगर तुम देखो ना, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल और डबल दोनों है। तो इसका मतलब ये है कि कार्बन ऑक्सीजन के बीच में कैसा है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में है पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड। और पार्शियल डबल बॉन्ड आ गया अगर, तो इसका मतलब इस बॉन्ड को तोड़ना कैसा हो जाएगा, मुश्किल। इसीलिए ये बॉन्ड टूटता नहीं है, ठीक है ना। तुम ऐसा नहीं कर सकते कि तुमने प्रोटोनेशन करके इसको तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन के बीच में पहली बात तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, और दूसरा एराइल केटायन कैसा होता है, अनस्टेबल होता है। ये दो कहानी तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है। चलो अब आते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट वाले टॉपिक के ऊपर। देखो यहाँ पर इसने क्या बोला, यहाँ पर इसने बोला इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, कि भाई हाइड्रोकार्बन्स में ना हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास आता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देखो ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का पार्ट है ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देखो मान लो मैं इस कंपाउंड के बारे में बात करूं, ठीक है ना, तो ये क्या कहलाता है, ये टोल्यूइन कहलाता है, ठीक है ना। अगर मान लो मैं इसकी रिएक्शन करवाता हूँ, ठीक है ना, मान लो मैंने इसकी रिएक्शन करवाई X2 के साथ में, मैंने इसकी रिएक्शन करवाई X2 के साथ में Fe के प्रेजेंस में, तो मुझे पता है, जब हमने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन अगर तुमने पढ़ा होगा, तो हमें पता है कि ये जो बेंजीन रिंग है वो कैसी है, एक्टिवेटेड है ना। एक्टिवेटेड क्यों है, क्योंकि CH3 के जो 3 हाइड्रोजन है वो क्या कर रहे हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से इस रिंग को एक्टिवेट कर रहे हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन लगा करके, तीनों हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन लगा करके इस रिंग को एक्टिवेट कर रहे हैं। रिंग का एक्टिवेशन का क्या मतलब है कि रिंग न्यूक्लियोफिलिक बन चुकी है। और ये एक्चुअली कैसा ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ठीक है ना, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो हमेशा ध्यान रखना, कोई भी जो सब्स्टिट्यूएंट लगा होता है ना, उसके 2 इफेक्ट होते हैं। एक तो होता है कि वो रिंग की रिएक्टिविटी को बढ़ाता है या घटाता है। तो CH3 क्या कर रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन दे रहा है। हाइपर कॉन्जुगेशन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो बेंजीन कैसी हो रही है, इलेक्ट्रॉन रिच हो रही है, ठीक है। तो मतलब रिएक्टिविटी बढ़ रही है। तो इसका मतलब रिएक्टिविटी के टर्म्स में ये कैसा है, एक्टिवेटिंग। बट अगर तुम ओरिएंटेशन के टर्म्स में देखो, ओरिएंटेशन के टर्म्स में, ओरिएंटेशन किसका, ओरिएंटेशन इस X2 ग्रुप का, तो उसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। ये तुमने हाइड्रोकार्बन में पढ़ रखा होगा, इतना मुझे पता है, ठीक है। तो अगर तुम इसको बनाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, CH3 यहाँ लग जाएगा, एक बार X यहाँ लगेगा ऑर्थो पे, तो तुम्हारा नाम क्या आया, ऑर्थो हेलो टोल्यूइन, ठीक है ना। और एक बार तुम्हारा ये कहाँ लग जाएगा, पैरा पोजीशन पे लग जाएगा। CH3 यहाँ आ गया और पैरा पोजीशन पर X लग चुका है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रख लेना, इतनी कहानी हम लोगों को पता होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन आ गया कि भाई एराइल ये कैसे प्रिपेयर करे जाते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एरीन से। इसमें लुईस एसिड कैटलिस्ट का यूज़ किया जाता है, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन उठता है कि यार लुईस एसिड कैटलिस्ट की ज़रूरत कहाँ आ रही है, देखते हैं। देखो जब तुमने अटैक करवाया ना, तुम कर क्या रहे हो, तुम ये टोल्यूइन ले रहे हो, उसका अटैक करवाते हो तुम X2 के ऊपर। अगर तुमने सिंपल X2 यूज़ कर लिया ना, तो ध्यान रखना ये X2 कैसा होता है, ये नॉन पोलर है। ये कैसा है, नॉन पोलर है। अगर ये नॉन पोलर है तो बताओ क्या इसमें कोई चार्ज सेपरेशन होगा, नहीं। तो जब ये बेंजीन रिंग इस X2 के पास में आएगी ना, तो इसमें इतना चार्ज सेपरेशन नहीं होगा कि ये इसके ऊपर अटैक कर पाए, तो ये रिएक्शन उतनी फीजिबल नहीं रहती। तो हम क्या करते हैं, हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं Fe किसी आयरन के कॉम्प्लेक्स के साथ में, ठीक है ना। आयरन लुईस एसिड कैटलिस्ट यूज़ करते हैं हम लोग। जैसे मान लो मैंने FeCl3 यूज़ कर लिया,
तो सपोज़ एक काम करते हैं, हम ना एक एग्जांपल ही ले लेते हैं। मान लो मैंने Cl2 यूज़ किया, मैंने क्या किया, मैंने इसकी रिएक्शन करवाई Cl2 के साथ FeCl3 के प्रेजेंस में। तो होता क्या है, देखो तुम्हारा जो FeCl3 है ना, वो इस Cl के साथ में कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स बना लेता है FeCl3, और इस पर आ जाता है तुम्हारे पास में पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, कुछ ऐसा बन जाता है। अब देखो पहले जो Cl का बॉन्ड था, Cl का बॉन्ड था, वो कैसा था, नॉन पोलर, है कि नहीं। अब देखो इस क्लोरीन में पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इसका मतलब ये पोलराइज हो चुका है। अब तुम क्या करो, अब तुम इस बेंजीन रिंग से अटैक कराओ इस क्लोरीन के ऊपर, तो ये बॉन्ड टूटेगा। तो ये क्या बनेगा बताओ, ये कुछ ऐसा बन जाएगा ना, तुम्हारे पास ये है, मान लो तुमने ऑर्थो पे Cl लगा दिया, प्लस तुम्हारे पास क्या बनेगा, FeCl4 माइनस। एक्चुअली FeCl4 माइनस नहीं बनेगा, वापस FeCl3 प्लस HCl बन जाता है। क्या बनता है, FeCl3 प्लस HCl, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। देखो अगर इसकी मैकेनिज्म समझना चाहते हो तो मैं वो भी बता देता हूँ। कई लोग अब यहाँ पर क्वेश्चन उठाएंगे कि हमें मैकेनिज्म समझ में नहीं आई, तो मैं बता देता हूँ। देखो तुम्हारे पास ये था, ठीक है, तुमने इसको, हम ऐसा करते हैं ना, ऐसा बनाते हैं, ठीक है, तो ज़्यादा आसान रहेगा हमारे लिए। मान लो ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये FeCl3 है, ठीक है ना। तुम्हें हो सकता है यहाँ डाउट आ जाए कि FeCl4 से FeCl3 प्लस HCl कैसे बन गया, ठीक है ना, मैं वो बता रहा हूँ। इसे पॉजिटिव चार्ज था, तुमने इस बेंजीन रिंग से अटैक कराया क्लोरीन के ऊपर, ये चीज़ भी निकल गई बाहर। तो ये कैसा बनता है, ये कुछ इस तरीके से बन जाता है। देखो क्लोरीन यहाँ लग गया तुम्हारे पास में, ठीक है, ये यहाँ पर है, ठीक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है कि नहीं भाई। तुमने इस बॉन्ड से अटैक कराया क्लोरीन के ऊपर, तो जहाँ से तुम बॉन्ड को तोड़ रहे हो वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ही तो आएगा। तो इसको देखो, इसको अगर मैं वापस ढंग से बनाऊँ तो कुछ ऐसा दिखेगा, ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब देखो तुम्हें पता है कि यार यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, ठीक है, और यहाँ से क्या बना था, FeCl4 माइनस, ये चीज़ क्या बन गई थी, FeCl4 माइनस। ये किस में टूटेगा, ये टूटेगा FeCl3 में प्लस Cl माइनस के अंदर। ये Cl माइनस क्या करता है, इससे प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करता है और इसकी एरोमेटिसिटी रीगेन करवा देता है। तो ये चीज़ क्या बन जाती है, ये चीज़ बन जाती है हमारी कुछ ऐसी, ये एरोमेटिसिटी रीगेन हो गई, यहाँ क्लोरीन लग गया, प्लस HCl बन जाएगा, प्लस FeCl3। मेरे को पता है यार कि थोड़ा ना ऊपर नीचे हो रहा है, बट तुम समझने के ऊपर फोकस करना। देखो यहाँ पे, क्योंकि पूरी अगर NCERT कंप्लीट करनी है ना मुझे, तो मैं ऐसे नहीं कर सकता कि मैं तुम्हें एक एक स्टेप में पूरी चीज़ बताऊँ, ठीक है ना। पूरी NCERT कंप्लीट करनी है और अपने पास टाइम है कम, ठीक है, तो थोड़ा सा फास्ट तो मुझे भी जाना पड़ेगा और थोड़ा सा तुम्हें भी इस चीज़ को लेकर के अटेंटिव रहना पड़ेगा कि कहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है ना, बॉन्ड किस तरीके से मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है कि भैया रिएक्शन विद आयोडीन्स आर रिवर्सिबल इन नेचर एंड रिक्वायर प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे HNO3 और HiO4। देखो अभी जैसे तुमने ऊपर वाली मैकेनिज्म देखी, तो ऊपर वाली मैकेनिज्म में अगर मान लो मैं ऐसा बनाऊँ कि मैंने टॉलुइन लिया और मैंने उसकी रिएक्शन कराई I2 के साथ में, है ना, I2 के साथ में रिएक्शन कराई, बस इस बार मुझे क्या करना पड़ेगा ना, साथ में HNO3 या HiO4 दोनों में से ऐसा कुछ यूज़ करना पड़ेगा। क्यों, देखो अगर मैं आयोडीनेशन करवाऊँगा तो मेरे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेरे पास प्रोडक्ट बनता है, मान लो आयोडीन बन गया प्लस HI बन जाएगा, जैसे यहाँ पे HCl बना ना वैसे यहाँ पे HI बनेगा। तो ये जो HI होता है ना, अगर मान लो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, सपोज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, तो ये HI क्या करता है, ये HI वापस से इसको कन्वर्ट कर देगा इसके अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो देखो I2 क्या हो रहा है, I2 एक्चुअली क्या है, तुम्हारा रिएक्टेंट है। I2 क्या रिएक्टेंट है। अब मान लो तुमने इसमें कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला, तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना, जैसे मान लो HNO3 डाला तुमने, तो HNO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HI को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। ऑक्सीडाइज कैसे होगा, देखो HI में आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, -1। अब इसका ऑक्सीडेशन कब होगा, जब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाए, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, I2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो I2 में कन्वर्ट हुआ ना, ये वापस रिएक्टेंट में यूज़ हो जाएगा। I2 रिएक्टेंट था ना, बेंजीन रिंग के I2 के साथ रिएक्शन हो रही थी, और ये I2 में कन्वर्ट जैसे ही होगा, ये वापस से रिएक्शन के साथ रिएक्शन करके वापस ये बना लेगा, वापस से HI बनेगा। जो HI बनेगा, HNO3 वापस उसको I2 में कन्वर्ट कर देगा और यूज़ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो रोल है ना इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, वो ये होता है कि जो HI का फॉर्मेशन हो रहा है, वो इस HI को वापस से आयोडीन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। देखो reactions with iodine are reversible in nature and require the presence of oxidizing agent to oxidize the HI formed during iodination। ऑक्सीडेशन किस में करेगा, I2 में ऑक्सीडेशन करेगा, ठीक है ना, ध्यान रखना।
अब ये जो रिएक्शन है वो फ्लोरिनेशन के लिए यूज़ नहीं करी जाती है। देखो फ्लोरीन की केमिस्ट्री तो अलग ही होती है, ठीक है ना, फ्लोरीन की जो केमिस्ट्री है वो अलग है, तो वो फ्लोरिनेशन करने के लिए हम ये वाला मेथड जो है वो यूज़ नहीं कर सकते, ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब आते हैं भाई हम लोग सैंडमेयर रिएक्शन के ऊपर। सैंडमेयर रिएक्शन थोड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पूछी जाती है कई बार, है ना, इसको ध्यान समझना। देखो सैंडमेयर रिएक्शन पहली बात तो ना डायरेक्टली ऐसे पूछी नहीं जाती, ठीक है ना, तुम्हें डायरेक्टली ऐसे लिख के नहीं दे देगा कि भाई ये लो सैंडमेयर रिएक्शन, अब इसको बता दो कि तुम्हें इसमें क्या बन रहा है। देखो इस रिएक्शन को ना मैं स्टार्ट कर सकता हूँ कहीं से, कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ, मान लो कि मैं बेंजीन ले लूँ, ठीक है, मैं बेंजीन ले लूँ, बेंजीन की मैंने रिएक्शन कराई HNO3 के साथ में H2SO4 के प्रेजेंस में, ठीक है ना, तो मुझे पता है कि यार ये जो रिएजेंट है वो किस में यूज़ करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में यूज़ करते हैं, और हम लोग बेंजीन का नाइट्रेशन कर सकते हैं, बेंजीन का क्या कर सकते हैं, नाइट्रेशन कर सकते हैं। अब इस नाइट्रेशन जब नाइट्रोबेंजीन बन गया तो मैं इसका रिडक्शन करवा सकता हूँ। मान लो मैंने इसमें SnHCl डाल दिया, या मैं चाहूँ तो इसमें FeHCl भी डाल सकता हूँ, ठीक है ना, या मैं ZnHCl भी डाल सकता हूँ, ठीक है, मान लो मैंने ऐसा कुछ डाला, ठीक है ना, तो इन सब से क्या होता है, जो नाइट्रो ग्रुप है ना वो रिड्यूस हो जाता है। नाइट्रो रिड्यूस होता है किसके अंदर, नाइट्रो रिड्यूस होता है एनिलीन के, मतलब NH2 के अंदर। तो जो नाइट्रोबेंजीन थी, जो नाइट्रोबेंजीन थी ना, नाइट्रोबेंजीन थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, एनिलीन के अंदर, एनिलीन। अब ये जो पोर्शन तुमने पढ़ा ना, ये पूरा ये एज अ क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। ये वाली जो रिएक्शन है, जो यहाँ से यहाँ तक की रिएक्शन है, ये तुम पढ़ते हो अमीन्स के अंदर, ठीक है ना, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जब तुम पढ़ोगे, ठीक है ना, वहाँ पर तुम लोग पढ़ते हो ये वाली रिएक्शन। तो अब जो एनिलीन बना ना उसका देखो यूज़ हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन डायरेक्टली एनिलीन से स्टार्ट नहीं करेगा, क्वेश्चन को हमेशा वो किससे स्टार्ट करेगा, बेंजीन रिंग से स्टार्ट करेगा, एनिलीन बनवाएगा तुमसे, एनिलीन बनवा करके तुमसे क्या बनवाएगा, डायजोनियम कंपाउंड, ठीक है। तो देखो देखो भाई तुम्हारे पास एनिलीन है, ठीक है, तुम्हारे पास में क्या है, तुम्हारे पास में NH2 है, एनिलीन है, एनिलीन की रिएक्शन तुमने कराई NaNO2 HCl के साथ में करा दी, सपोज NaNO2 HCl के साथ में करा दी। अब देखो यहाँ पर ना जो टेम्परेचर लिखा है वो 278 केल्विन लिखा है, जो 0 डिग्री टू 5 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है ना, 0 टू 5 डिग्री सेल्सियस। जब तुम क्वेश्चन देख रहे होगे ना तो क्वेश्चनों में यूजुअली टेम्परेचर ये दिया होता है 0 टू 5 डिग्री सेल्सियस। तो इसको तो तुम्हें अपना बनाना ही बनाना है, मतलब आइडेंटिफाई कैसे करते हैं डायजोनियम बनाना, इससे तो तुम करोगे ही करोगे NaNO2 HCl से। तुम ये टेम्परेचर का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना, यहाँ तो केल्विन में लिखा हुआ है बट एक्चुअली ये सेल्सियस में कितना हो जाएगा, 0 टू 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो इससे क्या बनता है, एनिलीन से क्या बन जाता है, बेंजीन डायजोनियम, जैसे यहाँ पे Cl यूज़ कर रखा है तो क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, N2 प्लस Cl-। अब इसके स्ट्रक्चर में भी लोगों को दिक्कत आती है, मैं बना देता हूँ। देखो ये कुछ ऐसा दिखता है, ये कुछ ऐसा होता है, N ट्रिपल बॉन्ड N और यहाँ पर रहता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना, और ये क्या नाम है, Cl- के साथ में कॉम्प्लेक्स बना करके रहता है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजीन डायजोनियम कंपाउंड या बेंजीन डायजोनियम हैलाइड। अब ये जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो जब तुम अमीन्स में जाओगे ना तो तुम वहाँ पे कम से कम इसकी 7-8 रिएक्शन लिखते हो, ठीक है ना। तुम इसकी HbF4 के साथ में रिएक्शन करा सकते हो, H2O के साथ में करा सकते हो, ठीक है ना, तुम इसमें CN ग्रुप इंस्टॉल करा सकते हो, ठीक है ना, कई चीज़ें लगा सकते हो तुम लोग। तो वो रिएक्शन हम लोग नहीं देखेंगे, हम क्या करेंगे, हम तो केवल अपनी रिएक्शन देखेंगे जो हमें देखनी है, जो कौन सी है, सैंडमेयर रिएक्शन है, ठीक है ना। तो देखो मान लो तुमने डायजोनियम कंपाउंड बना लिया। अब ये जो डायजोनियम कंपाउंड बना, ये जो डायजोनियम कंपाउंड बना उसकी रिएक्शन जैसे ही मैं कराता हूँ Cu2H2 के साथ में, ठीक है ना, ध्यान रखना Cu2H2 के साथ में मतलब तुम क्यूप्रस सॉल्ट के साथ रिएक्शन कराते हो, तुम या तो क्यूप्रस क्लोराइड यूज़ कर सकते हो या तुम क्यूप्रस ब्रोमाइड यूज़ कर सकते हो। तो X क्या हो सकता है, या तो Cl हो सकता है या Br हो सकता है, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, ये जो N2 है वो रिलीज़ हो जाती है, ये जो N2 है ना ये वाली, ये क्या होती है, रिलीज़ हो जाती है। तो ये बनता है N2 जो रिलीज़ हो गई और इसके ऊपर लग जाता है X, ठीक है, जो भी तुमने यूज़ किया होगा Cu2H2 के अंदर, ठीक है ना। मान लो तुमने Cu2Cl2 यूज़ किया तो यहाँ पे Cl लग जाता, Cu2Br2 यूज़ किया होता तो यहाँ पे Br2 लग जाता, ठीक है ना। तो एक चीज़ ये ध्यान रखना। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सैंडमेयर रिएक्शन जो है ना वो यहाँ से यहाँ तक नहीं है, सैंडमेयर रिएक्शन तो केवल ये वाली कहलाती है, ये बात ध्यान रखना, केवल इस रिएक्शन को सैंडमेयर रिएक्शन कहते हैं। ये जो है ये तो डायजोनियम कंपाउंड बनाने की स्टेप है, ठीक है। चलो ये कहानी हमें समझ में आनी चाहिए। एक चीज़ जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ वो ये है भाई, देखो यहाँ पर ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, जब भी सैंडमेयर रिएक्शन होती है ना,
सैंडमेयर रिएक्शन में क्या यूज़ होता है, क्यूप्रस सॉल्ट, क्यूप्रस सॉल्ट यूज़ होता है इसके अंदर, ठीक है, ध्यान रखना क्यूप्रस क्या यूज़ हो रहा है, सॉल्ट यूज़ हो रहा है। मान लो अगर मैं यहाँ पे तुम्हें एक बात बताऊँ तो वो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सैंडमेयर रिएक्शन के साथ में ना हमेशा गेटरमैन रिएक्शन को साथ में पढ़ना चाहिए। किसको पढ़ना चाहिए, गेटरमैन रिएक्शन को। देखो गेटरमैन रिएक्शन क्या होती है, गेटरमैन रिएक्शन में तुम्हारे पास यूज़ तो यही होगा, N2+ ही होगा, ठीक है ना, पर यहाँ पे तुम लोग Cu2X2 यूज़ नहीं करते, तुम कॉपर यूज़ करते हो और HX यूज़ करते हो। ऊपर वाले में तो क्या हो रहा था, कॉपर सॉल्ट यूज़ होता है, सैंडमेयर में क्या होता है, सैंडमेयर में यूज़ होता है कॉपर सॉल्ट यूज़ होता है, जबकि गेटरमैन में कॉपर सॉल्ट यूज़ नहीं होता। गेटरमैन में तुम कॉपर अलग से डालते हो और हेलो एसिड डालते हो HX, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये वापस से इससे पे X लग जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना ये कौन सी रिएक्शन कहलाती है, गेटरमैन। अब जब गेटरमैन पढ़ रहे हो ना तो ढूंढ के गेटरमैन कॉच भी पढ़ना ठीक है ना, तो लोग इसमें कन्फ्यूज़ होते हैं, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ ये चीज़ें। सैंडमेयर पढ़ी है तो सैंडमेयर में ध्यान रखना, सैंडमेयर और गेटरमैन में दोनों में प्रोडक्ट सेम बनता है। डिफरेंस किसका है कि सैंडमेयर रिएक्शन में Cu2X2 यूज़ होता है और गेटरमैन में कॉपर यूज़ होता है, ठीक है ना, कॉपर सॉलिड यूज़ करोगे और हेलो एसिड यूज़ करते हो, HX यूज़ करते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पेज। हाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई देखो जब तुमने ये डायजोनियम बना लिया ना तो तुम आयोडीनेशन नहीं करा रहे थे इससे। देखो यहाँ पे हमने लिखा भी ना कि तुम Cu2X2 जो यूज़ करते हो उससे Cl और Br के साथ में करा सकते हो, ठीक है। बट क्या हो अगर तुम्हें आयोडीनेशन कराना है, तो आयोडीनेशन कराने के लिए तो तुम्हें केवल उसको शेक करना होता है डायजोनियम के साथ में, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि द रिप्लेसमेंट ऑफ डायजोनियम कंपाउंड विद आयोडीन डज नॉट रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस हैलाइड एंड इज डन सिंपली बाय शेकिंग विद डायजोनियम कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। तो अगर तुम पोटेशियम आयोडाइड के प्रेजेंस में सिंपली शेकिंग भी कर दो तो ये डायजोनियम जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आयोडोबेंजीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई। अब हम कवर करते हैं ये वाला कि भाई एल्कीन से कैसे बना सकते हैं, फ्रॉम एल्कीन्स, कि भाई तुम एल्कीन से कैसे बनाओगे। देखो एल्कीन से बनाना तो बहुत आसान है। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना कि एल्कीन जो है ना वो हमेशा किसकी तरह काम करती है, वो हमेशा काम करती है एक इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम की तरह काम करती है, इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम की तरह काम करती है। इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम की तरह काम कर रही है, इसका मतलब भी किसकी तरह काम करेगी, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगी, ठीक है ना, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगी। तो पहला वाला पॉइंट देखो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। देखो हाइड्रोजन हैलाइड कैसे ऐड होता है एल्कीन के अंदर वो बताता हूँ। जैसे मान लो कि मेरे पास में ये एक एल्कीन है, जैसे ये एग्जाम्पल यहाँ पे ले भी रखा है इसने, ठीक है ना, ये रहा, ये एक एल्कीन है और मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूँ HI के साथ में। तो देखो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा और ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगी। तो जैसी रिएक्शन होगी तो वो किस तरीके से होगी कि भाई तुम्हारे पास में ये जो H+ है ना, इसका ये क्या है, H+ और I- ये चीज़ है इसमें। तो जो H+ है ना वो एल्कीन के साथ में रिएक्शन करता है। तो कैसे रिएक्शन करता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब पॉजिटिव चार्ज मैंने बीच वाले पे क्यों बनाया भाई, एक तो ये बना सकता था मैं, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी मेरे पास में कि मैं हाइड्रोजन को यहाँ लगा देता और पॉजिटिव चार्ज को यहाँ लगा देता। मुझे पता है कि यार ये वाला जो ऊपर वाला जो मेरे पास कार्बोकेटायन है उसके अंदर 6 अल्फा हाइड्रोजन है और नीचे वाला जो है मेरे पास में उसमें मेरे पास में केवल 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है। तो मुझे पता है कि ऊपर वाला जो है वो मोर स्टेबल है। ये कैसा है, मोर स्टेबल है। अगर ऊपर वाला मोर स्टेबल है तो इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, यही वाली कार्बोकेटायन बनाऊँगा। तो जब मैंने बनाया तो मेरे पास में ये कार्बोकेटायन बन गई ऊपर वाली, क्योंकि ये मोर स्टेबल कार्बोकेटायन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है इसके अंदर। जैसे ही मैं इसके अंदर I- का अटैक करवाऊँगा तो ये I- का अटैक करके क्या बना लेगा बताओ, आयोडीन यहाँ चिपक जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखो। और वही काम इसने भी किया। देखो ये मेजर प्रोडक्ट बना है और जो दूसरा वाला था 2 अल्फा, जिसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन थे जिस कार्बोकेटायन में, उस वाले से तुम्हें ये वाला प्रोडक्ट मिलता और वो माइनर प्रोडक्ट होता। अब यही चीज़ ना तुमने पढ़ी होगी 11th में जब तुम हाइड्रोकार्बन्स पढ़ते हो। तो हाइड्रोकार्बन्स में हमने इसको पढ़ा था मार्कोनिकोव रिजियो सेलेक्टिविटी, मार्कोनिकोव रिजियो सेलेक्टिविटी, ठीक है, रिजियो सेलेक्टिविटी। देखो लिखा भी हुआ है मार्कोनिकोव रूल, ठीक है ना, क्लास 11th में तुमने पढ़ा है, ठीक। अब देखो मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है, मार्कोनिकोव रूल ये कहता है कि भैया द नेगेटिव पार्ट एड्स टू दैट कार्बन विच हैज़ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, नेगेटिव पार्ट एड्स टू दैट कार्बन विच हैज़ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है मतलब मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम है, मतलब वो मोर सब्स्टिट्यूटेड है, मतलब वो मोर स्टेबल है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है, मार्कोनिकोव को लोग क्या याद करने बैठ जाते हैं, याद करने की जरूरत नहीं है। मार्कोनिकोव तो सिंपल सी चीज़ है, मार्कोनिकोव रूल इज़ अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ
स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ CC। जितना तुम्हारा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, है ना, तुम्हें वही बना के प्रोडक्ट बनाना है। यही मार्कोनी रूल कहलाता है, फालतू चीज़ है ये, ठीक है। अगला देखो, अगला है हमारे पास एडिशन ऑफ हेलोजन। सेकंड पॉइंट होता है एडिशन ऑफ हेलोजन, मतलब तुम अब की बार ना X2 ऐड करा रहे हो, एडिशन ऑफ X2, तुम्हें X2 ग्रुप को ऐड कराना है एल्कीन के अंदर। तो देखो, मान लो मैंने इस बार एल्कीन यूज़ करी होती यही वाली, और मैं इसकी रिएक्शन कराता Br2 के साथ में CCl4 के प्रेजेंस में, मतलब एक नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर यूज़ करवा रहा हूँ मैं, इस रिएक्शन को करवा रहा हूँ। तो इस रिएक्शन के अंदर पहले क्या होता है, देखो ये जो एल्कीन है ना, वो इस ब्रोमीन के ऊपर अटैक करती है। तो ये होता कैसे, ये रिएक्शन कुछ इस तरीके से होती है, यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे ब्रोमीन, ये एल्कीन अटैक करेगी इस पर, ये रिलीज़ होगा। तो ये क्या बनता है, पहले ये बनाता है हमारे पास में ब्रोमोनियम आयन, ठीक है ना, ऐसा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, ब्रोमोनियम आयन, ठीक है। अब जैसे ही ब्रोमोनियम आयन बन गया ना, तुम क्या करते हो, इस ब्रोमोनियम आयन के ऊपर एंटी अटैक कराते हो। तो तुम एंटी अटैक कैसे कराओगे, देखो सपोज मैं इस ब्रोमोनियम को फिर से बनाना चाहूँ तो मैं कैसे बना सकता हूँ। ये बना मेरे पास ब्रोमोनियम और मेरे पास है Br-, ठीक है ना, और मैंने Br- का अटैक कराया, तो ये एंटी अटैक होगा और ये दोनों जो हैं वो इससे जुड़ जाएंगे। तो मतलब मेरे पास में जो Br है, एक बार तो वो ऐसा जुड़ेगा कि ये Br ऊपर है, ये Br यहाँ है और ये इस तरीके से है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, ये हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है ना। दोनों ब्रोमीन एडजेसेंट पोजीशन पे लगेंगे। अब मैंने कल भी बताया था, कल नहीं फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि जब दो हेलोजन एटम एडजेसेंट पोजीशन पे लगे होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विसिनल, ठीक है ना। तो ये जो प्रोडक्ट बनता है इसमें विसिनल बनता है। वो तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ इसमें विसिनल बनेगा या जेमिनल बनेगा, तो विसिनल बनता है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ तक की कहानी हमारी एडिशन ऑफ हेलोजन की ख़त्म हो चुकी है कि तुम हाइड्रोकार्बन से किस तरीके से बना सकते हो ये एल्काइल हैलाइड, ठीक है। चलो, तो आगे की जितनी भी चीज़ें हैं ना उसको हम आगे कवर करेंगे, ठीक है। बाकी इतना तो तुम्हें आई होप कुछ समझ में आया होगा, कुछ चीज़ें आई होप तुम्हारे लिए हेल्पफुल रही होंगी। अगर हेल्पफुल हैं तो प्लीज़ यार तुम इस पर एक बार अपना सपोर्ट एक्सटेंड करा सकते हो। तुम लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करो, ठीक है ना। और इसका पूरी तरीके से हेल्प लो, ठीक है ना। साथ साथ में पढ़ते जाया करो और साथ साथ में NCERT के अंदर मार्क कर दो इन चीज़ों को। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।